नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पिछले एपिसोड में हमने उपसर्ग बिंदु को लेकर चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के नए बिंदु के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उपसर्ग जो होता है ये मूल शब्दों के प्रारंभ में जोड़ा जाता है, जबकि उपसर्ग का जो अपोजिट लोम होता है वो प्रत्यय होता है। और आज हम प्रत्यय बिंदु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रत्यय बिंदु आगामी जो भी परीक्षाएं है, प्रतियोगी परीक्षाएं होगी, उनके लिए अति महत्वपूर्ण बिंदु है। आने वाली परीक्षाओं में प्रत्यय से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3% हमें अवश्य रूप से देखने को मिलने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्यय बिंदु बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से सीखने और समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमने प्रत्यय लिखा है, तो ये प्रत्यय जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें एक तो प्रति प्लस ए, प्रति प्लस ए से मिलकर ये शब्द बना है। इसमें प्रिय विद्यार्थियों, प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में, और ए का मतलब होता है यहां चलने वाला, चलने वाला, यानी मूल शब्दों के पीछे पीछे चलने वाला कौन होता है? प्रत्यय। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना प्रति प्लस है, जिसमें प्रति का मतलब साथ में और ए का मतलब चलने वाला होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करें प्रत्यय की परिभाषा के संदर्भ में, तो प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है कि वे शब्दांत जो किसी मूल शब्द के अंत में, प्रारंभ में नहीं, प्रारंभ में जो जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, लेकिन प्रत्यय होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय प्रिय विद्यार्थियों दो प्रकार के होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। प्रत्यय और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है कृदंत प्रत्यय और जबकि दूसरे का नाम होता है तद्धित प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, कृदंत प्रत्यय का दूसरा नाम कृत प्रत्यय भी होता है, जबकि तद्धित का दूसरा नाम तद्धितांत होता है। कृदंत के बारे में चर्चा करें तो कृदंत प्रत्यय किसे कहेंगे? कृदंत प्रत्यय किसे कहेंगे कि वे प्रत्यय जो किसी मूल धातु या क्रिया में जोड़े जाए। यहां लिख देता हूं, वे प्रत्यय जो किसी मूल धातु या क्रिया में जोड़े जाए, क्रिया या मूल धातु में जोड़े जाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। और कौन सा कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कृदंत प्रत्यय के भी 5 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है कर्तावाचक कृदंत प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, कर्तावाचक कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं कि वे प्रत्यय, यहाँ कर्ता से समझ में आ रहा होगा कि क्रिया करने वाला कर्ता होता है। हम करण कहें, कारक बिंदु पढ़ेंगे अलग से। कारक के 8 भेद जो होते हैं उनके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन देखने को मिलते रहे। तो विद्यार्थियों, कर्तावाचक कृदंत प्रत्यय किसे कहेंगे, यानी कृदंत का जो पहला उपभेद होता है उसका नाम रखा हमने कर्तावाचक कृदंत प्रत्यय। किसे कहेंगे कि वे प्रत्यय जो किसी मूल धातु या क्रिया में जोड़ दिए जाएं और कर्ता के अर्थ का बोध कराएं, उसे हम कर्तावाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखो प्रिय विद्यार्थियों, हमने लिखा यहाँ पे पढ़े प्लस आकू, पढ़ प्लस आकू, यानी पढ़ धातु है, यहाँ पे आकू प्रत्यय है। नया शब्द बनेगा हमारे पास पढ़ाकू। क्या बनेगा? पढ़ाकू। और पढ़ाकू जो होता है ये पढ़ने वाले के अर्थ का बोध करवाता है, यानी कर्ता के, क्रिया करने वाले के अर्थ का बोध करवा रहा है, इसलिए यहां हो जाएगा कर्तावाचक कृदंत प्रत्यय। इसी के अनुसार दूसरे नंबर पे जो होता है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब किसी मूल धातु या क्रिया में प्रत्यय जोड़ दिया जाए और वह कर्म के अर्थ का बोध कराए, तो उसे हम कह देंगे कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम देखो उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, और इसका उदाहरण होगा ओड प्लस नी। क्या लिखा हमने? ओड प्लस नी। और ओड प्लस नी में देखो यहां पे हमारा हो जाएगा, ओड तो यहाँ धातु है, नी प्रत्यय है, और शब्द बनेगा ओढ़नी। क्या बनेगा? ओढ़नी। और ओढ़नी की बात करें तो यहां हो जाएगा कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा इसके बारे में मतलब आगे चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद कृदंत का जो तीसरा भेद होता है, बड़े आसान तरीके से समझा रहे हैं, आपके जहन में जल्द से समझ में आने वाला है। करणवाचक क्या होता है, परिभाषा से समझ में आने वाला है प्रिय विद्यार्थियों। करणवाचक किसे कहेंगे? करण का मतलब वैसे साधन होता है, साधन होता है, और कर्ता क्रिया करने के लिए जिस साधन की सहायता लेता है उसे हम करण कारक कहते हैं।
यहाँ पे हम करणवाचक कृदंत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, जब किसी मूल धातु या क्रिया में प्रत्यय जोड़ दिया जाए और वह करण के अर्थ का बोध कराए तो उसे करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। उसे कहते हैं करणवाचक कृदंत प्रत्यय। जैसे उदाहरण से समझेंगे, मैंने लिखा कतर, कतर प्लस नी यानी शब्द बनेगा हमारे पास कतरनी। क्या बनेगा? कतरनी। और कतरनी में बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा करणवाचक कृदंत प्रत्यय। शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम बात करते हैं कृदंत का जो चौथा भेद होता है। चौथा भेद है भाववाचक कृदंत प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, भाववाचक कृदंत प्रत्यय जो होता है, यानी किसी मूल धातु या क्रिया में हम प्रत्यय जोड़ेंगे और भाव के अर्थ का बोध करवाता है तो उसे हम भाववाचक कृदंत प्रत्यय कह देते हैं। जैसे उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे, मैंने लिखा यहाँ पे पढ़ प्लस आई। क्या लिखा मैंने? पढ़ प्लस आई। यहाँ पढ़ धातु में आई जोड़ने पर शब्द बन रहा है पढ़ाई। क्या बन रहा है? पढ़ाई। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ाई दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। यानी धातु में प्रत्यय जोड़ने पे जो शब्द बना है, तो ऐसे शब्दों में हम प्रत्यय की बात करें तो हो जाएगा भाववाचक कृदंत प्रत्यय। अंतिम है क्रियावाचक। क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, जब मूल धातु या क्रिया में प्रत्यय जोड़ेंगे वह क्रिया के अर्थ का बोध करवाए वह शब्द, तो उसे हम कह देते हैं क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। यहाँ पे देखो, उदाहरण से समझेंगे कि यहाँ मैंने लिखा पढ़। पढ़ धातु में मैं ता प्रत्यय जोड़ू तो ये हो जाएगा पढ़ता। क्या हो जाएगा? पढ़ता। और पढ़ता में मैं हुआ भी प्रत्यय है यहाँ पे, तो शब्द बन जाता है पढ़ता हुआ। या इसमें स्त्रीलिंग में करें तो पढ़ती हुई। क्या हो जाएगा? पढ़ती हुई। तो ये हमारा क्या होगा? कृदंत प्रत्यय का उपभेद कौन सा? क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। ये 5 प्रकार के होते हैं, यानी कृदंत के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले हमने सीखने का प्रयास किया कर्तावाचक, फिर कर्मवाचक, फिर करणवाचक, फिर भाववाचक और फिर क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बातें करने वाले हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में, यानी प्रत्यय का जो दूसरा भेद है। प्रत्यय का जो दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय किसे कहेंगे? सबसे पहले इसकी परिभाषा से हम समझने का प्रयास करेंगे। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? कि जब किसी संज्ञा व सर्वनाम में, यानी जब वे प्रत्यय जो मूल धातु या क्रिया में न जोड़कर किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जोड़े जाते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। जब किसी वे प्रत्यय जो किसी मूल धातु या क्रिया में न जुड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जोड़े जाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसका दूसरा नाम तद्धितांत भी होता है। प्रिय विद्यार्थी, तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं, जबकि कृदंत के कितने होते हैं? 5 होते हैं। और तद्धित के कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय, 2 नंबर पे होता है भाववाचक, 3 पर हमने लिखा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, 4 पे होता है ऊनता, हीनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, 5 पे होता है अपत्यय या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय, और नंबर 6 पे हम लेते हैं स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम समझने वाले हैं कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय। यानी कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहेंगे? कि जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़ दिया जाए और वह कर्ता के अर्थ का बोध कराए। देखो, दोनों में डिफरेंट है। इधर भी कर्तावाचक कृदंत प्रत्यय, इधर कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय। यहाँ प्रत्यय क्रिया या मूल धातु में जोड़ा जा रहा है, जबकि यहाँ प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में से किसी एक में जोड़ा जाएगा और वह कर्ता के अर्थ का बोध कराएगा, तो उसे हम कह देंगे कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे उदाहरण से देखेंगे, मैंने लिखा लोहा। लोहा प्लस आर। लोहा शब्द है, आर प्रत्यय है और शब्द बनेगा लोहार या लुहार भी कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, लुहार अपने आप में कर्ता के अर्थ का बोध करवा रहा है और ये शब्द संज्ञा शब्द से बना है जिसमें प्रत्यय हमने जोड़ा है। तो ऐसे शब्दों में हम कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय ही मानते हैं। बात करें दूसरे के बारे में, यानी दूसरे उपभेद के बारे में, तो यहाँ पे है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। परिभाषा क्या लेंगे? कि जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में से किसी एक में प्रत्यय जोड़ दिया जाए
और वह भाव के अर्थ का बोध कराए तो उसे हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कह देते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे, मैंने लिखा गरीब, गरीब संज्ञा शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहां शब्द बनेगा गरीबी। अब प्रिय विद्यार्थियों, गरीबी जो होती है ये महसूस की जाती है, दिखाई नहीं देती, तो ऐसे शब्दों में हम करते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय। हम बात करें प्रत्यय के तीसरे उपभेद के बारे में, तो ये है हमारे पास संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। साथियों, नाम में ही परिभाषा छिपी हुई है कि ये संबंध के अर्थ का बोध करवाएंगे, संबंध के अर्थ का बोध करवाएंगे, तो ऐसे शब्दों में हम कर देते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। यानी परिभाषा क्या बनाएंगे कि जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़ दिया जाए और वह संबंध के अर्थ का बोध कराए तो उसे हम कह देते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जो कृषि प्रेक्षक का जो पेपर हुआ था पिछला से पिछला, उसमें यहां से प्रश्न आया था। और एक हम नया उदाहरण देखते हैं। मैंने लिखा चाचा प्लस एरा, मैंने लिखा चाचा प्लस एरा, यहाँ चाचा शब्द है, एरा प्रत्यय है और शब्द बनेगा चचेरा। प्रिय विद्यार्थियों, संबंध के अर्थ का बोध करवा रहा है, संबंध के अर्थ का बोध करवा रहा है, तो ऐसे शब्दों में हम मानते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। हम बात करें चौथे वेद के बारे में। चौथा वेद है ऊनता, हीनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, ऊनता, हीनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहेंगे? लघुता का मतलब समझ रहे होंगे, छोटेपन का बोध करवाए। यानी जिन संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में से किसी एक में प्रत्यय जोड़ दिया जाए और वह छोटेपन का बोध करवाए तो उसे हम कहते हैं ऊनता, हीनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे देखो, हमने लिखा घंटा, क्या लिखा? घंटा। अब घंटा एक बड़ा होता है, जबकि ई प्रत्यय जोड़ने पर इसी का छोटा रूप बन जाता है घंटी। क्या बनती है? घंटी। तो छोटेपन का जो बोध करवाएंगे उन शब्दों को हम कह देते हैं ऊनता, हीनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय वाले शब्द कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण और देख लेंगे, पहाड़ प्लस ई। क्या लिखा मैंने? पहाड़ प्लस ई। पहाड़ यहाँ बड़ेपन का बोध करवा रहा है, जबकि ई प्रत्यय जोड़ते क्या बनेगा? पहाड़ी। प्रिय विद्यार्थियों, पहाड़ी अपने आप में छोटेपन का बोध करवा रहा है, पहाड़ी शब्द, तो यहाँ ऊनता, हीनता, लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। हम बात करें अपत्यय या संतान बोधक, इनको हटा देता हूं मैं एक बार। अपत्यय या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय। देखो, अपत्यय संतान बोधक तद्धित प्रत्यय किसे कहेंगे? अपत्यय का मतलब संतान से ही होता है, यानी जिन संज्ञा, सर्वनाम में विशेषण में से किसी एक में प्रत्यय जोड़ दिया जाए और वह किसी वंश सूचक या उत्पन्न होने का या संतान के अर्थ का बोध करवाए, उन्हें हम कह देते हैं अपत्यय या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय। जैसे मैं यही लिखता हूं इसका उदाहरण, मैंने लिखा जनक। क्या लिखा मैंने? जनक प्लस ई, शब्द क्या बनेगा? जानकी। क्या बना शब्द? जानकी। प्रिय विद्यार्थी, जनक से जो संतान उत्पन्न हुई वो कहलाती है जानकी, और ये संतान से संबंधित अर्थों का ही बोध करवाएंगे। तो ऐसे शब्दों में जो प्रत्यय का प्रयोग होगा उन्हें हम कहते हैं अपत्यय या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय। अंतिम की बात करें तो अंतिम है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय नाम में ही परिभाषा छिपी हुई है कि जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में से किसी एक में प्रत्यय जोड़ दिया जाए और वह स्त्री जाति के अर्थ का बोध करवाए तो उसे हम कहते हैं स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे देखो, मैंने लिखा शेर। शेर यहाँ पे पुरुष जाति के अर्थ का बोध करवा रहा है, लेकिन इसमें नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये शब्द बन जाएगा शेरनी। क्या बना? शेरनी। और स्त्री जाति के अर्थ का बोध हो रहा है, तो ऐसे शब्दों में हम करते हैं स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रत्यय की परिभाषा और उसके दो भेद, और हमने दो भेद के भी 11 उपभेद पढ़े हैं। आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब परीक्षा में प्रश्न कैसा बनता है, परीक्षा में प्रश्न कैसे बनता है, हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इधर मैं लिख देता हूं। जैसे देखो, परीक्षा में प्रश्न आएगा, 4 विकल्प होंगे हमारे पास में। कर्मवाचक, कृदंत, करणवाचक तद्धित, करदंती करेंगे, और इसमें करना है
कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय और संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, ये हमने लिखा है। और हमारे पास शब्द आ गया फुफेरा। फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रिय विद्यार्थी देखो, फुफेरा शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना फूफा प्लस एरा, यानी इसमें फूफा मूल शब्द है, एरा प्रत्यय है। तो संबंध के अर्थ का बोध करवा रहा है, किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण में से किसी एक में प्रत्यय हमने जोड़ा है और जो शब्द बन रहा है वो संबंध के अर्थ का बोध करवा रहा है, तो संबंधवाचक तद्धित होता है। और यहाँ हमारा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा प्रत्यय बिंदु और प्रत्यय से बनने वाले परीक्षा में अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे भी प्रत्यय की पहचान पढ़ने वाले हैं। प्रत्यय की पहचान से परीक्षा में अधिकांशतः प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सीधा सीधा शब्द देता है और उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रत्यय है, यानी इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है या इस प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा सही है या असंगत है या नहीं सही है। तो ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं। इन सभी प्रश्नों के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे से बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।